नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डिकोड एग्जाम पर। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग 2 जुलाई के करंट अफेयर्स पर आ गए हैं और आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करें। लेकिन उसके पहले एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपके सामने जो रखना चाहता हूं और वो ये है कि अभी यूपीपीसीएस 2024 मुख्य परीक्षा चल रही है और बहुत सारे प्रश्न आप लोग जो देख पा रहे होंगे वो हमने आपको जो है करंट अफेयर्स की क्लास में कराया है। सबसे बड़ी बात, 2 जगहों से। कहां से? आइए इसको थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूं। इसको थोड़ा सा, एक हमारे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो हमारे आ रहे किससे? करंट अफेयर्स की क्लास में। ठीक, करंट अफेयर्स की क्लास में। ठीक है, यहां से हमने बहुत चीजें आपको जो है कराई हुई हैं। जैसे मैंने 30 तारीख को मैंने रिकॉर्ड की क्लास, जो कि 1 तारीख को रिलीज हुई हमारी। ठीक है, जिसमें मैंने एलपीजी के बारे में बताया आपको, यानी जिसमें लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बारे में। फिर मैंने आपको बताया कि भाई ग्लोबलाइजेशन का हमारे पूरे वैश्विक लेवल पर या भारतीय समाज पर या समाज पर क्या उसका इंपैक्ट पड़ता है। जिस दिन मैं आपको ग्लोबलाइजेशन समझा रहा था, सोसाइटी पर उसका इंपैक्ट, उसी दिन जो है बच्चे पेपर जो है दे रहे थे उसी क्वेश्चन का। अब आप देखिए, और यही चीज मेरे साथ कब हुई थी? जब मैं अपने चैनल पर लाइव था और मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, अगले दिन यूपीएससी के पेपर में सेम वही क्वेश्चन था। विद प्रूफ अवेलेबल है साइट पे, आप जाइए तो मतलब हमारे चैनल पर आप विजिट कर लीजिए। डिकोड एग्जाम पर भी यही हुआ। जिस दिन मैं प्रश्न करा रहा था वही प्रश्न जो है आया हुआ था। इसके अलावा महासागरों पर प्रश्न, भूकंप पर प्रश्न, ठीक है, इसके अलावा जो है महिला जो स्वयं सहायता समूह होती है उस पर प्रश्न। आप पेपर फर्स्ट उठा के देखिएगा, आपको न जाने कितने प्रश्न जो है आपको सिर्फ इसी क्लास में करंट अफेयर्स जो आप करते हैं यहीं पर मैंने कितनी बार समझाया कि भाई ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे रेडी कर लीजिएगा। सुनामी का प्रश्न हो, चाहे जिसका प्रश्न हो, कोई भी प्रश्न हो, इंडियन सोसाइटी का, ज्योग्राफी का कोई प्रश्न हो, वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने नहीं कराया था, उसको आप छोड़ दीजिए। लेकिन बाकी जो सेक्शन है वो सब लगभग हमने प्रश्न आपको इसी क्लास में करंट अफेयर्स लाया हुआ है। अब आप करते थे नहीं करते थे, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी, मैं नहीं जानता हूं। अगर आप करते रहे होंगे और अगर आप पीसीएस का मुख्य परीक्षा का एग्जाम देंगे आगे या अभी दे रहे होंगे, डेफिनेटली उसके आपको बड़ा बेनिफिट मिल रहा होगा। ओके, मैं फिर से आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप दैनिक रूप से करंट अफेयर्स को देखेंगे। और इसके अलावा जो हमारा उत्तर लेखन कार्यक्रम चल रहा था, पीसीएस का मेंस का आंसर प्रैक्टिस चल रहा था, ठीक है, 3-4 महीने का प्रोग्राम था, वहां से लगभग प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका वीडियो ऑलरेडी हमने कल रिलीज करवा दिया है। विद प्रूफ हमने देखा है कि डे वाइज हमने आपको बता दिया कि कहां से कौन सा प्रश्न हमने दिया था। तो ये सब चीजें ऐसी हैं, डिकोड पर आपका भरोसा निश्चित तौर पर आपको आगे ले जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, डिकोड एग्जाम की पूरी टीम आपके लिए बहुत मेहनत करती है। आपका विश्वास हमारे विश्वास को और मजबूत करेगा और हम लोग यूं निरंतरता के साथ आगे बढ़ेंगे। और आपके सिलेक्शन में अगर हमारी महती भूमिका अगर हो सकती है कुछ थोड़ी बहुत भूमिका, तो निश्चित तौर पर आपके लिए जो है क्या होगा, फायदेमंद होगा। तो आइए सीधे हम आज के वीडियो सेक्शन पर चलते हैं। यानी कि जो पेपर आप देख रहे हैं, चाहे बात पीसीएस की हो, चाहे बात जो है यूपीएससी की हो, यूपीएससी में 12 से 16 प्रश्न करंट अफेयर्स के हमारे से आए थे, हमने आपको बताया भी था। यहां पर मुख्य परीक्षा में पीसीएस के वही हो रहा है। अभी यूपीएससी का मुख्य परीक्षा में भी यही सब चीजें चल रही है। तो आप देखेंगे कि एक बड़ा बेनिफिट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, आइए अब हम लोग करेंगे रिवीजन लास्ट वीक का। नंबर 1 पॉइंट, पीएम मोदी ने 28 जून को आचार्य विद्यानंद जी महाराज की 100वीं जयंती के पर वर्ष भर चलने वाले स्मृति समारोह का क्या किया है? उद्घाटन किया है। तो ये पॉइंट भी आपको क्या करना है, विशेष तौर पर याद रख लेना है। ठीक है, आगे इसके अलावा युद्धपोत और पनडुब्बी बनाने वाली देश की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड श्रीलंका के कोलंबो डॉकयार्ड का अधिग्रहण करेगी। याद रखिएगा इस पॉइंट को भी। आगे, कोल इंडिया की सहायक कंपनी कौन सी? महानदी कोलफील्ड लिमिटेड ओडिशा में 35 मिलियन टन की संयुक्त क्षमता वाली 2 नई कोयला खदानें खोलने जा रही है। यह भी चर्चाओं में है, इसको भी आपको याद रखना है। इसके अलावा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और रवांडा ने अमेरिका की मध्यस्थता में जो है क्या किया है, समझौता पर, शांति समझौते पर साइन कर लिया है। कल मैंने आपको समझाया था। इसके अलावा हाल में, अच्छा ये प्रश्न मेंस के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई साहब। ठीक है, मेंस के लिए आप जानते होंगे, नोट कर लीजिए। हाल ही में इफ्को ने अपना पहला विदेशी नैनो और संयंत्र ब्राजील में खोलने की घोषणा की है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी कौन से हैं? पराग जैन को 2 साल के लिए रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ का अगला सचिव नियुक्त किया है। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 28 जून को उत्तर प्रदेश के मथुरा में बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया है। और बायो सीएनजी प्लांट क्या होते हैं, क्या इसका उपयोग होता है, कल हमने आपको डिटेल्स में समझाया था। अब बायो सीएनजी प्लांट भी आपके एग्जाम के लिए या सीएनजी आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब मैंने कहा सीएनजी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब आप गोलगप्पे से बैठे रहेंगे, नहीं तैयार करेंगे तो आपका नुकसान होगा। सीएनजी हैंड टू हैंड रेडी कर लेंगे, पीसीएस प्री के लिए, आरओ प्री के लिए,
पीसीएस मेंस के लिए, यूपीएससी मेंस के लिए, प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप नहीं याद कीजिएगा तो रह जाएंगे ऐसे बैठे। इसलिए जो जो बातें आपसे मैं कहता हूं उन एक एक बातों पर आपकी नजर जबरदस्त तरीके से होनी चाहिए। आइए, कल हमने आपसे पूछा था कि बताओ भाषा के आधार पर जो है पहला राज्य कौन बना था, इसका गठन हुआ था, तो सभी लोगों ने इसका सही उत्तर दिया था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का पहला टॉपिक है पराग जैन। हालांकि इस प्रश्न को भी हमने कल कराया था, लेकिन आज डिटेल्स में थोड़ा सा और कर लेते हैं इसको अच्छे से हम। तो पराग जैन को भी क्या हुआ, भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी रिसर्च एनालिसिस विंग रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने पंजाब कैडर के 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी पराग जैन को भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसको हम लोग रॉ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रॉ बोलते हैं, है ना, सुना होगा आपने अक्सर, है ना, रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। उन्होंने रवि सिन्हा का स्थान लिया। तो अक्सर यह प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछता है कि बताओ जो नई नियुक्ति हुई है उस नई नियुक्ति करने वाले व्यक्ति ने किसका स्थान लिया है। ठीक है, तो ऐसा पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा 30 जून 2025 को समाप्त हो गया इनका कार्यकाल रवि सिन्हा का। ठीक है, पराग जैन 1 जुलाई से 2 साल के लिए जिम्मेदारी संभालेंगे। ठीक है, 1 जुलाई से, यानी कि 1 जुलाई 2025 से 1 जुलाई 2026 और 1 जुलाई 2026 से लेकर के 1 जुलाई 2027 तक। ठीक है, याद रहेगा पॉइंट। आइए, पराग जैन को आतंकवाद निरोधक विशेषज्ञ भी माना जाता है और विशेषकर जो है अफगानिस्तान पाकिस्तान क्षेत्र में उनकी गहरी समझ और पकड़ मजबूत है। आप जानते होंगे ऑपरेशन सिंदूर में भी जो है पराग जैन का बड़ा रोल रहा है अपने आप पे, है ना। तो ये बाकी इनके कई सारे विशेषज्ञताएं हैं, इनकी विशेषताएं हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। वह वर्तमान में एविएशन रिसर्च सेंटर का नेतृत्व कर रहे हैं और उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के तहत खुफिया प्रयासों को सफलतापूर्वक संचालित करने का भी श्रेय दिया जाता है। अब बात अगर रॉ की आ गई तो एक बार रॉ के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। रॉ भारत की क्या है, मुख्य विदेशी खुफिया एजेंसी है जिसे 1968 में गठित किया गया था। इससे पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी ही देश के अंदर और बाहर खुफिया जानकारी एकत्रित करती थी, लेकिन अब जो है रॉ जो है आईबी जहां पर काम करती है, आईबी भी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो भी है, लेकिन जो है अब ये है रॉ। अच्छा, आईबी के वर्तमान निदेशक कौन है बताइएगा मुझे, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसके निदेशक कौन है, जरा कमेंट करके मुझे बताओ कि आईबी के वर्तमान निदेशक कौन है। यह प्रश्न भी मैंने आपको अभी हाल ही में कराया है कि आईबी के निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं। याद आया आपको पॉइंट, बताइएगा मुझे कमेंट करके। चलिए, 1962 के भारत चीन युद्ध और 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद यहां महसूस किया गया कि विदेशी खुफिया जानकारी के लिए अलग एजेंसी की जरूरत है। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए रॉ की स्थापना की गई थी। ठीक है, रॉ का मुख्य कार्य भारत की सीमाओं के बाहर गतिविधि पर नजर रखना, राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए गुप्त अभियानों को अंजाम देना और भारत की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले तत्वों की निष्क्रिय करना है। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, यह एजेंसी उन विदेशी समूहों पर भी नजर रखती है जो भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा कर सकती है, यानी कि ये हमारे जो है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बड़े मजबूती के साथ काम करता है। रॉ में काम करना बहुत बड़ी बात होती है ना। चलिए, अब आपके सामने प्रश्न है, बताओ पराग जैन को भारतीय विदेशी खुफिया एजेंसी रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। बिल्कुल सही बात है। रॉ भारत की आंतरिक खुफिया एजेंसी है जिसकी स्थापना 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद हुई थी। ठीक है, रॉ का मुख्य कार्य भारत की सीमाओं के बाहर खुफिया जानकारी एकत्रित करना और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित गुप्त अभियान चलाना है। ठीक है, अब बताओ इसका उत्तर क्या होगा एग्जैक्टली। ये नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा। ठीक है, देखो क्यों नहीं होगा। चलिए, इसमें बेसिकली अगर आप देखें तो भारत 1962 के भारत चीन युद्ध और 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद यह महसूस किया गया कि जानकारी के लिए अलग से एजेंसी की आवश्यकता है। और इसमें 1968 में देखो मेन जो है क्या हुआ था, मेन जो मामला आया था वो 1962 वाला आया था। 1962 के बाद अल्टीमेटली जो है इसके गठन की बात कही गई थी और अल्टीमेटली 1968 में इसकी स्थापना की गई थी। हालांकि 1965 भी हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, 1965 भी मेन दोनों पॉइंट होंगे, लेकिन मुख्य तौर पर इस युद्ध में यानी कि 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद यह गठित किया गया था। ठीक है, तो यह पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। अब देखा जाए तो इसमें 1, 2, 3 कथन सही होने चाहिए वैसे, लेकिन फिलहाल के लिए 1 और 3 सही इसमें लिखा गया है। एक काम करिए, ठीक है, आप जो है एक काम करिए इसमें देखो इसमें एक चीज है, क्या पॉइंट है, विशेष तौर पर इसको हम आंतरिक खुफिया एजेंसी नहीं बोलेंगे इसको। ठीक है, इस पॉइंट को देखो आप, इस पॉइंट को यहां पर आंतरिक खुफिया एजेंसी हम नहीं बोलेंगे इसको। ये वह एक खुफिया एजेंसी है अपने आप में, यानी कि सीमाओं के बाहर काम करती है। तो ये पॉइंट अगर देखा जाए जनरली तो नहीं सही होगा, तो इसको रॉन्ग कर दीजिए, इसको और इसको सही कर दीजिए। ठीक है, तीसरा, ये कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा हल्का सा डिस्प्यूटेड टाइप के होते हैं ना, कंफ्यूजन होता है, कभी कभी एग्जामिनर इसको सही मान लेता है, कभी कभी नहीं सही मानता, बट देखा जाए तो ये गलत है ना, रॉन्ग होगा ये। 1 और 3 सही होगा, बी वाला। ठीक है, चलिए, पाकिस्तान में भूकंप अभी हाल ही में आया हुआ आप जानते होंगे। ठीक है, और
जो है भूकंप सुबह सुबह 3:54 पर आया हुआ है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार जो है इस भूकंप का केंद्र अक्षांश 30.25 डिग्री नॉर्थ, देशांतर 69.82 डिग्री ईस्ट पर था। भूकंप जमीन से 150 किलोमीटर की गहराई पर आया। भूकंपीय रूप से पाकिस्तान की दुनिया के सबसे सक्रिय क्षेत्रों में से आता है, आप जानते होंगे, है ना। ये डेंजर जोन में आता है। यह देश जो पाकिस्तान है यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के बीच स्थित है, आप जानते होंगे, ठीक है। कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ भी सकता है। बलूचिस्तान संघीय प्रशासित जनजातीय क्षेत्र, गिलगित बाल्टिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा यूरेशियन प्लेट पर भी स्थित है, इसीलिए और डेंजर में आते हैं। वहीं पंजाब पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर और सिंध भारतीय प्लेट पर स्थित है। धरती मुख्य रूप से 4 परतों में बनी होती है, आप जानते होंगे। ये 4 परतें कौन कौन सी हैं? आंतरिक कोर है आपका, बाहरी कोर है, मेंटल और क्या है? क्रस्ट है। क्रस्ट और ऊपरी मेंटल मिलकर लिथोस्फीयर का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग स्थलमंडल बोलते हैं, जानते होंगे आप लोग, है ना। कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न भी पूछा हुआ है ये, ठीक है। यह लगभग 50 किलोमीटर मोटी परत टेक्टोनिक प्लेट्स के नामक कई खंडों में विभाजित होती है, टेक्टोनिक प्लेट्स के नाम से, ठीक है। ये प्लेट्स अपनी जगह पर हिलती जुलती रहती हैं और जब यह कंपन तीव्र हो जाता है तो भूकंप के झटके आते हैं। यानी कि जो भी टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, जब वो आपस में क्या करेंगे? रगड़ खाएंगी, या एक प्लेट दूसरे के ऊपर जाएगी, या एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे जाएगी, या आपस में क्या होगी? दूर जाएगी। तो अगर ऐसी कहीं भी कंडीशन होगी तो वहां पर क्या होगा? भूकंप आएगा, है ना, जानते होंगे आप लोग, ठीक है। कारण टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल, ठीक है, यानी कि प्लेटों में जो क्या कहते हैं? कंपन। ज्वालामुखी अगर विस्फोट खूब तेजी के साथ आ गया तो भी भूकंप आ जाता है। भूमिगत खनन या विस्फोट, अगर भूमिगत कोई खनन हो रहा है, ठीक है, माइनिंग हो रही है, तो वहां से भूकंप आ सकता है। भूस्खलन, लैंडस्लाइड के भी आने से भूकंप की घटना हो सकती है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग क्या करिएगा? अच्छा, ये ज्वालामुखी और जो है ये आपका भूकंप दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ज्वालामुखी के आने से भूकंप आ सकता है और भूकंप के आने से ज्वालामुखी आ सकता है। कई बार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि क्या दोनों एक दूसरे के पूरक हैं? ध्यान दीजिएगा एक तरीके से, ठीक है। जैसे कि इस बार प्रश्न आपके मुख्य परीक्षा में आया था कि जलवायु परिवर्तन, मिट्टी और वनस्पति, क्या जलवायु, देखो बड़ा अच्छा प्रश्न आया था आपके एग्जाम में, पेपर फर्स्ट में, ठीक है। और मैंने समझाया भी था किस प्रकार से चीजें होती हैं, बदलती हैं। क्या आया था? जलवायु, क्या जलवायु, ठीक है, मिट्टी, क्या मिट्टी और वनस्पति, ठीक है, वनस्पति। इन तीनों में अंतर संबंध पूछा था आपसे। बताओ कितना बढ़िया प्रश्न था। नहीं पढ़े होंगे ना भाई तब भी लिख ले जाएंगे। करंट की क्लास अगर मेरी लिखे होंगे ना, पढ़े होंगे तब भी लिख ले जाएंगे। वनस्पति का असर निश्चित तौर पर हमारे वनस्पतियों पर पड़ता है। यानी कि अगर जलवायु परिवर्तन क्या है? मौसम में दीर्घकालिक परिवर्तन। तो अगर मौसम में चेंज होगा तो सिंपल सी बात है वनस्पतियों पर इसका असर पड़ेगा। और निश्चित तौर पर फिर इसका कहीं ना कहीं वनस्पति जलवायु परिवर्तन होने से मौसम में परिवर्तन होगा, बारिश नहीं होगी तो मिट्टी पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। और मिट्टी पर अगर इसका इंपैक्ट पड़ेगा तो वनस्पतियां भी क्या हो जाएंगी? इसका इंपैक्ट करेंगी। इसके अलावा अगर जलवायु समशीतोष्ण है तो मिट्टी कुछ और होगी। अगर उष्णकटिबंधीय अगर मौसम बनता है तो मिट्टी का आकार जो है, मतलब मिट्टी जो प्रकार होगी वो अलग बनेगी। तो तीनों क्या है? अंतर संबंध है। यह प्रश्न आपके जीएस पेपर फर्स्ट में पूछा गया था। तो इसी प्रकार से ज्वालामुखी और भूकंप में क्या अंतर संबंध है? क्या ज्वालामुखी और भूकंप में? क्या ज्वालामुखी, ठीक है, और आपका क्या कहते हैं? भूकंप। इनमें क्या अंतर संबंध है? इसके अलावा आप चाहे तो प्लस इसमें सुनामी भी आ सकता है, सुनामी, ठीक है, भूकंप से सुनामी भी आ जाती है कई बार। तो ये तीनों अंतर संबंध है। हालांकि खास तौर पर इस दोनों पर प्रश्न पूछेगा और डिटेल में पूछना होगा तो इसको और ऐड कर लेगा। तो भूकंप, तो ज्वालामुखी, भूकंप और सुनामी में क्या अंतर संबंध है स्पष्ट कीजिए। या फिर पूछ लेगा कि भूकंप और ज्वालामुखी में क्या अंतर संबंध है स्पष्ट कीजिए। याद रहेगा पॉइंट, मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ से इसको क्या करिएगा? रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए। तो ये कुछ क्या है इसके रीजन है। आइए आगे बढ़ते हैं। नोट, रिक्टर स्केल क्या होती है? रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता, ठीक है, यानी कि मैग्नीट्यूड मापता है, यानी कि स्केल 1 से लेकर 10 तक होती है। मार्केली स्केल क्या होती है? अक्सर इसमें कंफ्यूजन होता है। तो भूकंप के प्रभाव को, इंटेंसिटी को मापना, यानी कि अगर इंटेंसिटी मापना है तो मार्केली स्केल का उपयोग किया जाता है, और अगर मैग्नीट्यूड मापना है यानी कि तीव्रता मापनी है तो उसका हम रिक्टर स्केल का पैमाना रखते हैं। तो इन दोनों में कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। अब रिंग ऑफ फायर भी चर्चाओं में रखते होंगे। घोड़े की नाल का एक आकार है, इसे आप जानते होंगे, ठीक है, प्रशांत क्षेत्रीय है अपने आप में। ये घोड़े की नाल का जो आकार है ये क्या है? ये अपने आप में
बहुत डेंजर जोन है, यानी कि इस रिंग ऑफ फायर में घोड़े की नाल के आकार में जो जो देश आते हैं वो क्या होते हैं, अधिक डेंजर जोन में। यानी कि रिंग ऑफ फायर एक घोड़े की नाल का की आकृति में फैला इलाका जो लगभग 4000 किलोमीटर लंबा है। यह क्षेत्र दुनिया के लगभग 75% सक्रिय ज्वालामुखियों और लगभग 90% भूकंपों का क्या है, केंद्र है। तो ये बात आपको क्या करनी, याद रखनी है। आपके जो है ये जो आपका एरिया है रिंग ऑफ फायर में कौन कौन से देश आते हैं, अक्सर आप एग्जाम में यही प्रश्न पूछ लेता, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। चलिए आइए बताइए। कथन ए, पाकिस्तान भूकंपीय रूप से दुनिया के सबसे सक्रिय क्षेत्रों में से एक है, ठीक है। दूसरा, पाकिस्तान यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराव क्षेत्र में स्थित है, बिल्कुल सही बात है, एग्जैक्टली सही है। यही रीजन है कि ये क्या है, यानी कि ये कारण सही एग्जैक्टली किसका, ए का, ठीक है। तो आई थिंक क्या होना चाहिए आपका, ए होना चाहिए शायद, जहां तक मुझे लग रहा है ना, ये होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ए इज द राइट आंसर, है ना। यानी कि सिंपल सी बात है कि ऐसा है इसीलिए ये है, यानी कि दोनों सही हैं और कारण आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है, ठीक है, बस हो गया। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कर लीजिएगा, यहां पर सांख्यिकी दिवस कर लीजिएगा, दिवस 2025। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2025 प्रतिवर्ष 29 जून को मनाया जाता है, आप जानते होंगे, ठीक है। और नेशनल स्टैटिस्टिकल डे आप बोल सकते हैं इसको। यह दिन देश में सांख्यिकी के महत्व और नीति निर्माण में उसके योगदान को पहचान देने के लिए मनाया जाता है, ओके। यह दिन भारत के महान सांख्यिकीविद प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस को जानते होंगे, पीसी महालनोबिस, है ना। पीसी महालनोबिस को आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा आपने। और पीसी महालनोबिस मॉडल क्या है, ऐसा प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में देखने को मिलता है ना। तो पीसी महालनोबिस की जयंती पर जो है दरअसल इस राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस को मनाया जाता है, ओके। आइए, भारत की आधुनिक सांख्यिकी प्रणाली की नींव भी इन्होंने ही रखी थी। 1931 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना भी इनके द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यक्रम NSSO की शुरुआत भी की और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान महालनोबिस मॉडल भी दिया। और अक्सर आपके एग्जाम में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत महालनोबिस मॉडल क्या था, यानी कि पीसी महालनोबिस मॉडल क्या था, आप एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग चीजों को क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। इनकी सबकी स्थापना वर्ष पूछते था अक्सर, तो ये पॉइंट भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आप बताइए, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस महान भारतीय सांख्यिकीविद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो सीवी रमन या पीसी महालनोबिस या VKRB राव या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो क्या हो जाएगा, पीसी महालनोबिस, यानी कि बी इज द राइट आंसर, ये ना होगा, ठीक है। आइए, अंतरराष्ट्रीय संसदीय दिवस भाई साहब चर्चाओं में रहा है। दरअसल 30 जून को अंतरराष्ट्रीय संसदीय दिवस जो है मनाया जाता है। क्या इसका उद्देश्य है, उद्देश्य है लोकतंत्र को क्या करना, बढ़ावा देना। लोकतंत्र लोगों का तंत्र है, आम जनमानस का तंत्र है ना, राजशाही नहीं तंत्र है। संसदों की भूमिका को उजागर करना कि भाई पार्लियामेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, बहुत सिंपल सी बात है, पार्लियामेंट लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करता है। पारदर्शिता, जवाबदेही यानी कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी और जन प्रतिनिधित्व को मजबूत करना, ये इसका क्या उद्देश्य है। किसके द्वारा घोषित किया गया था अंतरराष्ट्रीय संसदीय दिवस को, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2018 में इसको जो है क्या किया गया था, घोषित किया गया। तो ये फैक्ट भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट। पहली बार कब मनाया गया, तो 30 जून 2018 को ही ये पहली बार मनाया गया था, ओके। चलिए, क्यों 30 जून को चुना गया, क्योंकि 1889 में इसी दिन IPU यानी कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की स्थापना हुई थी, इसीलिए जो है दरअसल क्या हुआ, इस दिन को चुना गया 30 जून को। IPU दुनिया की पहली अंतर संसदीय संस्था है, ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को भी आप लोग, ओके। और IPU के बारे में अगर बात करें, यानी कि अंतर संसदीय संघ के बारे में बात की, तो इसकी स्थापना होती है 1889 में। ये देखिए यहां पर मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। उद्देश्य विश्व संसदों के बीच सहयोग और समाज को बढ़ावा देना। तो ये पॉइंट भी आपको क्या करना है, विशेष तौर पर याद रखना है, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा इस पर। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, अंतरराष्ट्रीय संसदीय दिवस प्रतिवर्ष 30 जून को मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 2015 में मनाया गया था, ठीक है। इसका उद्देश्य संसदों की भूमिका को उजागर करना और लोकतंत्र को मजबूत करना है। क्या होगा सही, देखो पहली बार 18 मनाया गया था, 2015 थोड़ी ना मनाया गया था, गलत कर दो, तो ये सही है और ये सही है, तो 1 और 3 सही है, यानी कि 20 द राइट आंसर, बस हो गया, है ना। हूल दिवस निश्चित तौर पर आप सभी लोग जानते होंगे 30 जून को प्रतिवर्ष जो है यह मनाया जाता है। जनजातीय दिवस के रूप में इसको मनाते हैं अपने आप में। जनजातीय मतलब जनजातियों के संघर्ष को याद करने के इसको मनाया जाता है। 30 जून 1885 को शुरू हुए इस विद्रोह को, यानी कि जो एक विद्रोह हुआ था किसका, जनजातियों का, है ना। 30 जून 1855 को शुरू हुए
विद्रोह को संथाल हुल के नाम से भी जाना जाता है, या ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की दमनकारी नीतियों और साहूकारों के द्वारा किए जाने वाले शोषण के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण विद्रोह था। यानी कि अपनी बहनों कौन कौन से, फूलो और झानो के साथ मिलकर के सिद्धू और कान्हू मुर्मू, ठीक है, देखिए सिद्धू और कान्हू मुर्मू के नेतृत्व में संथालों ने अन्याय और अपने अधिकारों की लड़ाई में जनजातीय युवाओं की बड़ी संख्या को प्रेरित किया, और इन्हीं की वजह से जो है हूल दिवस मनाया जाना शुरू किया जाने लगा। यह विद्रोह भारत के स्वाधीनता संग्राम में एक महत्वपूर्ण घटना थी अपने आप में। इसका एक व्यापक असर पड़ा स्वतंत्रता संग्राम में हमारे। और 1855 में झारखंड, अब यानी कि अब संथाल का परगना क्षेत्र है, में 2 संथाल भाइयों ने ब्रिटिश शासन, जमींदारों और महाजनों के शोषण के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया था, वही जो हमने आपको बताया अभी जस्ट। इस आंदोलन को हूल विद्रोह कहा जाता है। संथाली भाषा में हूल का अर्थ क्या होता है, विद्रोह या बगावत होता है, ठीक है, बगावत क्या था। इस विद्रोह में हजारों संथाल आदिवासी शामिल हुए थे और उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हथियार उठाया था। हालांकि इस विद्रोह को अंततः दबा दिया गया था बाद में, और बाद में क्या हुआ कि फिर 1876 में संथाल, क्या 1876 में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम और 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम व्यवस्था भी लागू हुई थी इसी के वजह से। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य जनजातीय भूमि अधिकारों और सांस्कृतिक स्वायत्तता की रक्षा करना था। तो ये फैक्ट भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप एग्जाम में पूछ सकता है। कब कहां से प्रश्न पूछ ले नहीं गारंटी है, इसलिए याद रखिएगा, इसको भी आपको क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है। अब विचार कीजिए निम्नलिखित कथनों पर। हूल दिवस 30 जून को मनाया जाता है, ठीक बात है। यह दिवस बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुए आंदोलन की स्मृति में मनाया जाता है। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है, रॉन्ग है। संथाली भाषा में हूल का क्या होता है, विद्रोह होता है, बिल्कुल सही बात है। तो 1 सही है और 3 सही है, ये नहीं सही है, ये इसकी दिवस में थोड़ा ना मनाया जाता है, गलत है ये। तो 20 द नहीं सॉरी, एक सी इज द राइट आंसर, 1 और 3 है ना, चलिए सी इज द राइट आंसर, ओके। चलिए वित्त मंत्री, अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, अब चूंकि आप यहां पर ना ये आदिवासियों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक काम कीजिएगा कि जितने भी आपके आदिवासी आंदोलन हुए हैं, क्या आदिवासी आंदोलन, ठीक है, जनजातीय आंदोलन यानी कि जनजातीय आंदोलन, ठीक है, ठीक है, जितने भी जनजातीय आंदोलन, ठीक है, और सन्यासी विद्रोह, ठीक है, सन्यासी विद्रोह, ये जितने भी हुए हैं सन्यासी विद्रोह, इन सभी को क्या करना है, आपको रेडी कर लेना है अच्छे तरीके से। ये आपका क्या है, टास्क है, टास्क नंबर क्या है, 1, टास्क 1, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आएगा एग्जाम में सारे, ठीक है, बैठे मत रहना ऐसे। चलिए तो 1 और 3 इज द राइट आंसर है ना, फर्स्ट एंड 3। अब आगे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण स्पेन, पुर्तगाल और ब्राजील की आधिकारिक यात्रा पर, आप जानते होंगे, ठीक है। तो 5 जुलाई, अभी हालांकि हमने इसको पहले मतलब बना दिया कि आप बाद में कभी पढ़ेंगे, तो हमने लिख दिया कि यात्रा पर थी, है ना, मैंने इसको आगे का लिख दिया है। 5 जुलाई तक स्पेन, पुर्तगाल और ब्राजील की आधिकारिक यात्रा पर थी। स्पेन की यात्रा के दौरान वित्त मंत्री संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित चौथे अंतरराष्ट्रीय वित्त विकास सम्मेलन यानी कि FFD 4 में भी शामिल हुई, ठीक है, शामिल होंगे अभी तो हालांकि, है ना। इस सम्मेलन में नए और उभरते हुए मुद्दों, सतत विकास लक्ष्यों को पूरी तरह से कार्यान्वित करने की आवश्यकताओं पर समझौता किया गया। इसके अलावा इस सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार को समर्थन देने को भी समझौता किया गया। चौथे अंतरराष्ट्रीय वित्त विकास सम्मेलन में मॉन्टेरी सर्वसम्मति के कार्यान्वयन, दोहा घोषणा पत्र और अदीस अबाबा कार्यकारी एजेंडे में भी प्रगति पर मूल्यांकन भी किया जाएगा। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिस पर बातचीत की जाएगी, ठीक है, ये सारे पॉइंट यहां पर लिखे गए हैं। और बाकी इसके अलावा यूरोपीय निवेश बैंक के अध्यक्ष से भी वो मुलाकात करेंगी। ऐसे कई सारे पॉइंट यहां पर आपको इस यात्रा में देखने को मिलेगी। बाकी जब ये पूरी यात्रा पूरी कर लेंगी, ठीक है, तब फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर कि अब इसके क्या क्या निचोड़ हमारे पास आया हुआ है, ओके। चलिए बाकी पॉइंट वहां पर यह भी लिखा हुआ है, ओके। अच्छा ये बात ध्यान रखिएगा कि वो जो है वित्त मंत्री भारत के गवर्नर के रूप में न्यू डेवलपमेंट बैंक की 10वीं वार्षिक बैठक को भी संबोधित करेंगे, है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। ये 10वीं बैठक है इसकी, याद रखिएगा इस पॉइंट को। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जुलाई 2025 में निम्नलिखित में से किन देशों की आधिकारिक यात्रा पर थी, बताओ। सिंपल सी बात है भैया, क्या हो जाएगा, ये देखो यहां पर क्या था, ये देखो स्पेन, पुर्तगाल और ब्राजील। स्पेन, पुर्तगाल और ब्राजील कहां पर है, स्पेन, पुर्तगाल और ब्राजील, तो बी वाले ऑप्शन में है, बस बी इज द राइट आंसर, ओके। चलिए बोनालू महोत्सव चर्चाओं में, बोनालू महोत्सव या बोनालू महोत्सव भारत के तेलंगाना राज्य में विशेषकर हैदराबाद, सिकंदराबाद क्षेत्र में मनाया जाने वाला एक क्या है, प्रमुख जीवंत सांस्कृतिक रूप से समृद्ध विरासत के रूप में हिंदू त्योहार है। इसका उत्सव आषाढ़ मास मतलब कि जुलाई अगस्त के मिड में आयोजित किया जाता है। यह जो है मां महाकाली को समर्पित है, यानी कि महाकाली जो हमारी हैं उनको समर्पित है यह त्योहार। बोनालू शब्द संस्कृत
और तेलुगु भोजनालु से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ होता है भोजन या प्रसाद अपने आप में। ठीक है, तो अक्सर जो प्रमुख पर्व होते हैं उन प्रमुख पर्वों की लिस्टिंग एक बार रेडी कर लीजिएगा, उनके बारे में अक्सर प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। माना जाता है कि 19वीं सदी के दौरान हैदराबाद सिकंदराबाद में प्लेग या हैजा फैला था। तब सेना ने महाकाली से प्रार्थना की और उनकी सुरक्षा में यह महामारी समाप्त हुई। इसके उपलक्ष्य में उन्होंने मंदिर बनाकर बोनम अर्पित करना शुरू किया, जो बाद में पारंपरिक उत्सव बन गया। यह पर्व मां के प्रति आभार, समुदाय की रक्षा और क्षेत्रीय सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। भाई आप जानते हो कि हर आजकल तो गांव वगैरह में भी बड़े अच्छे अच्छे जो है ऐसे ही प्लेस मिल जाएंगे आपको। जैसे हमारे गांव में एक स्थान रघु बाबा है ना, तो कहा जाता है कि जो है उन्होंने क्या कहते हैं वो डाकुओं से किसी की रक्षा की थी, तो उनके उपलक्ष्य में जो है वो मंदिर बनाया गया। फिर उनका एक्सपायर हो गए थे बाद में, तो रघु बाबा के नाम से जो है वो फेमस स्थान है, बड़ा पवित्र स्थान है। लोग वहां पर मन्नतें मांगते हैं, है ना, माथा टेकते हैं, मेला लगता है सैटरडे एंड मंगलवार को, तो बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे ही हमारी मान्यताएं कई बार जुड़ जाती हैं। ऐसे ही और कई सारे प्लेसेस हैं जहां पर मान्यताएं कुछ जुड़ी हुई हैं। लोग उसको मानते हैं कि भाई इनकी वजह से हम सुरक्षित है अपने आप पे, है ना। बोनालू महोत्सव देवी किस देवी को समर्पित होता है? तो सिंपल सी बात है, महाकाली को। तो दे इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां पे। चलिए, सलखन जीवाश्म पार्क यह भी चर्चाओं में है। आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है उसमें सलखन जीवाश्म पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में क्या कर लिया गया है, इसको शामिल कर लिया गया है। इसे चर्चाओं में है ये। ठीक है, पार्क में पाए जाने वाले प्रमुख जीवाश्म हैं स्ट्रोमाटोलाइट्स, लगभग आई थिंक 1400 मिलियन वर्ष, 14,000 शायद ऐसा या ऐसा कुछ है कि इतने मिलियन जो क्या कहते हैं वर्ष पुराने जो हमारे चीजें रही हैं उनके बारे में यहां से जानकारी आपको मिलेगी, है ना। चलिए, यह पार्क 25 हेक्टेयर में फैला हुआ है, याद रखिएगा। तो अब आप बताइए कि हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल सलखन जीवाश्म पार्क किस राज्य में स्थित है और इसमें पाए जाने वाले प्रमुख जीवाश्म क्या क्या हैं? तो ये देखिए जीवाश्म कौन कौन से हैं। इसमें आपका स्ट्रोमाटोलाइट्स और एल्गी यानी कि शैवाल है अपने यहाँ पे, है ना। चलिए, तो ये कहां पर पाया गया? उत्तर प्रदेश में, और स्ट्रोमाटोलाइट्स और शैवाल इसमें पाए गए हैं, याद देखिएगा इस पॉइंट को। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, अब आज का आपके सामने प्रश्न है कि बताओ भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इसका उत्तर मुझे जरूर देंगे, है ना। चलिए, तो बताइए भाई साहब क्या होगा इसका उत्तर। आपके सामने ऑप्शन नंबर जो है क्या, ए आर्टिकल 32, आर्टिकल 40, आर्टिकल 48 या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइएगा मुझे। ये सब प्रश्न आप लोग प्लीज उत्तर दे दिया करो भाई साहब, क्या पता ये प्रश्न आ जाए। आप ना जानते हो इग्नोर कर दें। मैं फिर से कहता हूं कि कमेंट करने में आपका क्या चला जाता है? कुछ ज्यादा टैक्स लगता है क्या जी? टैक्स लगता है? नहीं लगता होगा तो फिर कमेंट दे दिया करिए उत्तर। कम से कम ये रहना कि हाँ आप हमारे साथ कनेक्ट हैं, है ना, ऐसा लगे हमें कम से कम। चलिए, आइए, अब आपके सामने पीसेस का एडवर्टाइजमेंट है और मैं फिर से कह रहा हूं कि जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं पीसेस में, आप देख पा रहे होंगे हम लोगों ने करंट की क्लास से हमारा उत्तर लेखन कार्यक्रम चल रहा था पीसेस का, उसमें हमारे बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं। पीसीएस का अगर आपको उत्तर लेखन कार्यक्रम जो है में पार्टिसिपेट करना है तो उसका हम लोग बैच अभी हाल ही में एनरोल करेंगे। उसके लिए आप हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8604409201 पर संपर्क कर सकते हैं। क्या 8604409201 इस पर आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, याद देखिएगा इस पॉइंट को। तो आइए हम लोग पीसेस की अगर बात कर लेते हैं तो ये हमारा पीसेस का फाउंडेशन कोर्स चलेगा। इंटीग्रेटेड वीडियो लेक्चर होंगे यानी कि पीसेस प्री प्लस मेंस दोनों का वीडियो साथ में रहेगा हमारा। ठीक है, एक्सपीरियंस टीचर होंगे यहां पर, पर्सनल इंटरेक्शन और डाउट सेशन आपका होगा, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स और जो है मिलेंगे आपको एंड्रॉइड एप्लीकेशन से हमारे और वेबसाइट के माध्यम से। ऑल प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, चाहे वो आपका बात प्री की हो और चाहे वो मेंस की हो, प्री प्लस मेंस दोनों के पीआईक्यूज को कराया जाएगा आपको। टेस्ट सीरीज प्री की भी मेंस की भी, दैनिक रूप से प्रैक्टिस आपको प्री का प्लस उत्तर लेखन कार्यक्रम दैनिक रूप से यह भी आपको इसमें कराया जाएगा। रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट चलेंगे आपको। ठीक है, और कोर्स की वैधता 18 महीने की होगी, ध्यान रखिएगा। रिवार्ड के रूप में अगर आप जो है हमारे यहां पर इंटरव्यू में अगर पहुंच जाते हैं इस कोर्स को लेने के बाद तो आपको जो है क्या होगा, आपकी सारी फीस हम लोग वापस कर देंगे। सबसे बड़ी बात है कि इस कोर्स को लेने के बाद क्या होगा कि आपको जो है किसी बाहरी स्रोत पर आपकी डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। कोई खास बाहरी किताब या कोई ऐसी चीज आपको नहीं लेनी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। तो ये एक बड़ी चीज है अपने आप में, है ना। और इसके अलावा जो है मिनिमम फीस है, कितनी फीस है, कैसे क्या है, इसके लिए आप हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8604409201 पर संपर्क कर सकते हैं। पीसीएस 2025-26 लिख करके आप इसे व्हाट्सएप कर दीजिएगा या टेलीग्राम कर दीजिएगा या कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये छोटी सी अपडेट है जो आपको ध्यान रखनी है।
ठीक है। अच्छा, पीसेस की टेस्ट सीरीज भी हमारी स्टार्ट हो रही है, पीसेस की टॉपिक वाइज जो है सेल्फ टेस्ट के नाम से पीसेस टेस्ट सीरीज हमारी स्टार्ट हो रही है, उसके लिए भी आप इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके सामने एक प्रश्न है, पिरामिड क्या होते हैं भैया, ये आपको बताना है। ठीक है, 125 वर्ड में बता दीजिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है फालतू में। ठीक है, ये आज का हमारा महत्वपूर्ण वीडियो था, बाकी मिलेंगे हम लोग कल। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए, यूं ही हंसते रहिए। मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, बाबा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।